नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज अपन देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। और ये जो वीडियो है विशेष रूप से मैं रीट 2021 के लिए बना रहा हूँ। वैसे ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें राष्ट्रपति नाम का टॉपिक है या फिर संसद नाम का टॉपिक है। तो मित्रों, राष्ट्रपति है वो किसी देश की सरकार किसे कहते हैं, पहले तो अपन सीधा पूरा बैकग्राउंड इसका देखेंगे। किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालन करने वाली जो संस्था होती है उसे क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। अब देखो, राष्ट्रपति है अंग होता है किनका? तो मैं बात कर दूं, राष्ट्रपति है संघ सरकार के अंदर जो संसद होती है उसमें संसद का अभिन्न अंग है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद जो 52 है मित्रों, ये क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति पद का के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो अनुच्छेद 52 है, आर्टिकल 52 है। ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और फिर है आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 बताता है। ठीक है। अब संसदीय शासन व्यवस्था में देखो, एक संवैधानिक प्रधान कौन होता है? कौन है? तो राष्ट्रपति होता है। और राजनीतिक प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है। और ये राष्ट्रपति है मित्रों, ये नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होगा, निर्वाचक मंडल होगा। अब राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किसके कौन से अनुच्छेद में है? तो 54 में है। और इस निर्वाचक मंडल के अंदर कौन शामिल होता है? तो मित्रों, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। परंतु इनके साथ में आप ये भी ध्यान रखिए कि विधानसभाओं में देखो, दिल्ली और पुदुचेरी है ये केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी जो विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य इसके अंदर शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के अंदर। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 55 बताता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि क्या है। ठीक है। तो राष्ट्रपति का चुनाव है थॉमस हेयर द्वारा प्रतिपादित आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव है, निर्वाचन है, हेयर पद्धति द्वारा किया जाता है, या फिर हेयर पद्धति आ जाती तो भी करेक्ट है। यदि हेयर पद्धति नहीं आती है तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत पद्धति नाम आता है, तो वो सही होगा। और ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 55 में है। इस पद्धति में मतदाता वरीयता क्रमांक के अनुसार सभी उम्मीदवारों को मत देते हैं। तो हेयर पद्धति है, इसके अंदर जो मतदाता है वरीयता क्रमांक मतलब सभी उम्मीदवारों को वोट तो देंगे परंतु अपनी पसंद के अनुसार है उनको वोट देते हैं। प्रथम मतगणना प्रथम वरीयता के आधार पर की जाती है। ठीक है। जिसको ज्यादा वरीयता होती है उसके अनुसार मतगणना की जाती है। अब मित्रों है, निर्वाचन होने के लिए निर्धारित चुनाव कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। ये जो निर्धारित चुनाव कोटा होता है वो क्या है, वो कैसे प्राप्त किया जाता है? तो दिए गए कुल वैध मत है वो उनके अंदर है निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या है, उनके साथ में एक जोड़कर भाग दिया जाता है और फिर है उसके अंदर एक प्लस कर दिया जाता है। जो प्राप्त होता है वो चुनाव कोटा होता है। इसके बारे में ये कहा गया है कि यदि किसी उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के आधार पर निर्वाचित चुनाव कोटा प्राप्त नहीं हो तो द्वितीय वरीयता की मतगणना की जाती है। प्रथम मत वरीयता के आधार पर यदि निर्वाचित होने के लिए चुनाव कोटा प्राप्त नहीं होता है तो दूसरी वरीयता है वो उनकी मतगणना की जाती है, जिसमें सबसे अधिक मत प्राप्त करता उम्मीदवार के मतों का हस्तांतरण है दूसरी वरीयता के आधार पर अन्य उम्मीदवारों को कर दिया जाता है। यदि हस्तांतरण के बाद भी चुनाव कोटा प्राप्त नहीं हो तो मूल रूप से जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता उम्मीदवार को है निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।
भारत में आज तक एक बार ही दूसरी वरीयता की मतगणना 1969 में राष्ट्रपति वीवी गिरि के चुनाव के समय की गई थी। वैसे सभी की मतगणना है प्रथम वरीयता क्रमांक पर कर दी जाती है और रिजल्ट प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आज दिन तक केवल एक ही राष्ट्रपति वे हैं जिनकी दूसरी वरीयता में मतगणना के अनुसार है उसका चुनाव हुआ है। तो वो कौन है? वीवी गिरि है 1969 में। इस मत पद्धति में मतों का मूल्य है निकाला जाता है। इस मत पद्धति के अंदर मतों का मूल्य निकाला जाता है। मत मूल्य का मतलब ये हुआ कि एक मत को कितने मत है वो गिनती की जाएगी, मतलब एक मत है वो कितने मत है वो गिना जाएगा, इसे मत मूल्य कहते हैं। विधायक का मत मूल्य क्या हो, कैसे प्राप्त किया जाता है? तो राज्य की जनसंख्या जो है उसके अंदर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का भाग देकर और उसके अंदर 1000 का भाग दे दिया जाता है, तब है विधायक का मत मूल्य निकल जाता है। यहाँ देखो, जो निर्वाचित राज्य की जो जनसंख्या निर्धारित की गई है वो 1971 की जो जनसंख्या है उस पर है विधायक मत मूल्य निकाला जाता है। ये इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा, कौन सी जनगणना के आधार पर है विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है? तो 1971 की। अब बात कर लेते हैं मित्रों कि सर्वाधिक विधायक मत मूल्य है किस राज्य का है? तो सर्वाधिक विधायक मत मूल्य है वो यूपी का है, उत्तर प्रदेश का जो कि 208 है। राजस्थान का मत मूल्य कितना है? तो राजस्थान का मत मूल्य 129 है। न्यूनतम सबसे कम मत मूल्य वाला राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम। ठीक है, और सिक्किम का मत मूल्य है केवल 7। अब सांसद का मत मूल्य मित्रों, तो सांसद का मत मूल्य है वो कैसे प्राप्त किया जाता है? सभी विधायकों के मत मूल्य का योग कर दिया जाता है और उसके अंदर जो संसद की निर्वाचित सदस्य संख्या होती है उनका भाग दे दिया जाता है, जिनसे सांसद का मत मूल्य निकल जाता है। और सांसद का मत मूल्य है मित्रों वर्तमान में कितना है? 708 है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 56 की। राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो अनुच्छेद 56 के अंतर्गत है। तो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। कौन से अनुच्छेद में है? 56 में है। राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण तक पद पर बना रहता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। 5 वर्ष भले ही हो परंतु नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण तक है राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ये सभी को पता है, परंतु ये लाइन आप ध्यान रखें कि उपराष्ट्रपति है इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग द्वारा पद मुक्त भी इनको किया जा सकता है। ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया अलग बात है, महाभियोग लगाने की बात है अनुच्छेद 56 में की गई है। अनुच्छेद 57 क्या बताता है? तो अनुच्छेद 57 कहता है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, पुनः निर्वाचित पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होगी? तो राष्ट्रपति पद की योग्यता है अनुच्छेद 58 के अंतर्गत है, जिसके अंदर कहा गया है कि भारत का वो नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो और लाभ के पद पर नहीं रहा हो। अनुच्छेद 59 के अंदर है राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं, वो क्या है? तो राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं अनुच्छेद 59 के अंदर बताई गई है। तो वो किसी भी सदन का सदस्य न हो, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। संविधान में लाभ का पद परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ व राज्यों के अधीन मंत्री पद है लाभ की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 60 के अंदर है राष्ट्रपति पद की शपथ है। राष्ट्रपति उनके रूप में कार्य करने वाले जो प्रत्येक व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय, कौन? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि वो उपस्थित नहीं है तो उपस्थित जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति की पद की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति संविधान व विधि के परिरक्षण, प्रतिरक्षण, संरक्षण तथा लोक कल्याण की शपथ लेता है। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग है अनुच्छेद 56 के आधार पर, मैंने अभी बताया अनुच्छेद 56 के आधार पर
संविधान का अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है। महाभियोग लगाने की शक्ति संसद की है। किनकी है? संसद की है। संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग प्रस्तावित किया जा सकता है। कोई भी सदन प्रस्तावित कर सकता है महाभियोग को। प्रस्तावित करने हेतु प्रस्तावक, जिसने मतलब प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, सदन के 1/4 1/4 सदस्य द्वारा लिखित में ऐसी सूचना, मतलब जिसने भी महाभियोग प्रस्ताव लाया है उनके द्वारा 14 दिन पूर्व संबंधित राष्ट्रपति को ये सूचना देनी होगी कि उनके विरुद्ध है महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। यदि प्रस्तावक सदन इसे अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो इसे दूसरे सदन के पास प्रेषित कर दिया जाता है। लाया कैसे जाता है? ठीक है, कोई भी सदन द्वारा इसको लाया जा सकता है और 1/4 सदस्य है उन लाकर लिखित में सूचना राष्ट्रपति को देते हैं। और जब ये प्रस्तावक है, जो भी प्रस्ताव लाया है सदन ने, उनके द्वारा 2/3 बहुमत से इसे पारित कर दिया जाता है तो दूसरे सदन के पास में इसे भेजा जाता है। यदि प्रस्तावक सदन इसे दूसरा सदन जो है लगाए गए आरोपों की जांच करता है। जांच के दौरान राष्ट्रपति स्वयं भी या अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष प्रस्तुत करता है। यदि जांचकर्ता सदन इसे अपने अनुकूल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति को पद मुक्त मान लिया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव एक ही अधिवेशन में पारित होना आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि महाभियोग प्रस्ताव है वो एक ही अधिवेशन में पारित होना आवश्यक होता है। महाभियोग लगाना संसद का कौन सा कार्य है? तो ये ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। महाभियोग लगाना संसद का कौन सा कार्य है? तो अर्ध न्यायिक कार्य है। आज तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया गया है। अनुच्छेद 62 के अंदर है राष्ट्रपति पद के खाली होने संबंधी प्रावधान है। सामान्यतः नए राष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही करवा लिया जाता है। यदि किसी कारणवश पहले चुनाव संपन्न नहीं हो पाए तो अनुच्छेद 56 के तहत कार्यकाल समाप्त हुआ राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा। जो मैंने अनुच्छेद 56 में भी बताया था कि 5 वर्ष होने के बावजूद भी नए राष्ट्रपति के चुनाव तक है वो पहले वाला राष्ट्रपति पद पर बना रहता है। मृत्यु, त्यागपत्र में महाभियोग के कारण पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति है राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करेगा, परंतु 6 माह के भीतर नए चुनाव संपन्न करवाने आवश्यक हैं। तो मित्रों, ये आपने देखा था राष्ट्रपति के बारे में। वैसे राष्ट्रपति के बारे में शॉर्टली है, इसके आगे के अनुच्छेद है अपन उपराष्ट्रपति पढ़ने के बाद में, क्योंकि सीक्वेंस में पढ़ेंगे और उसके बाद में सेकंड पार्ट और मैं लेके आऊँगा आपके राष्ट्रपति के कार्य उनके बारे में। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।